ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए मेरे सामने एक बेहतरीन एग्जांपल मौजूद है। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास मून है और हमें मून का रेडियस गिवन है जो कि इक्वल है 1.74 इंटू 10⁻³ किलोमीटर के, और मून का हमें साथ ही साथ मैस भी गिवन है और इसका जो मैस है वो इक्वल है 7.35 इंटू 10⁻22 kg। अब क्वेश्चन ये कि मेरे पास एक रॉक है जो कि मून से बहुत दूर है। अब पॉसिबल है कि हर क्वेश्चन में एग्जामिनर ये वर्ड ना यूज करे कि रॉक इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम मून। वो सिंपली अगर ये भी कहे ना कि द रॉक इज वेरी वेरी फार फ्रॉम मून, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि वो उस सिचुएशन की बात कर रहे हैं जब आपका रॉक जो है ना मून से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है। तो दूसरी बात जो मेंशन की उसने क्वेश्चन में वो ये है कि जो हमारे पास मून है वो आइसोलेटेड स्फीयर है। अब उसने आइसोलेटेड स्फीयर क्यों कहा? क्योंकि ऑब्वियसली अगर मैं मून के साथ अर्थ को भी अगर कंसीडर कर लेता या सन को या कोई और मैसेज, तो फिर होता क्या कि मुझे अर्थ, सन और बाकी कैलेस्ट्रियल बॉडीज की वजह से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आती रॉक की उसको भी कंसीडर करना पड़ता, तो क्वेश्चन काफी ट्रिकी हो जाता। तो ये क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए मेंशन है कि मून एक आइसोलेटेड स्फीयर है। अब आइसोलेटेड स्फीयर जरूरी नहीं होता कि आपके पास मून और अर्थ हो ही ना, हो सकता है कि मून और अर्थ भी हो लेकिन उनकी वजह से जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो बहुत कम आ रही हो, तो हम उसको निगलेक्ट कर सकेंगे, तब भी हम कह सकते हैं कि हमारा मैस आइसोलेटेड है। लेकिन इस केस में तो उसने वैसे ही कह दिया कि आइसोलेटेड है, तो ऑब्वियसली मून के इर्द गिर्द जितनी भी स्पेस है हम कंसिडर करेंगे कि कोई और कैलेस्ट्रियल बॉडी नहीं है। अब इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये कि जो रॉक है ये इनिशियली मून से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर है, यानी कि इस पॉइंट पे इस रॉक की जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है इनिशियली वो हमारे पास जीरो है, क्योंकि हमें पता है कि एट इन्फिनिटी हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो अब बात यह है कि इस रॉक पे जो कि ना फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट करेगी, और उस फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगने की वजह से इसी डायरेक्शन में मेरा रॉक जो होगा वो एक्सेलरेट करेगा। जब रॉक एक्सेलरेट करेगा तो वो मून की तरफ आएगा। तो अब क्वेश्चन ये कि जब ये रॉक चलता चलता मून की सरफेस पे हमारे पास पहुंच जाएगा तो मून की सरफेस पे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो क्योंकि इस क्वेश्चन में हमारे पास मून एक परफेक्ट स्फीयर है, तो हम कंसिडर कर सकते हैं कि उसके सारे का सारा मैस उसके सेंटर पे कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी कि रॉक की मून की सरफेस पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालते हुए मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट टाइम्स द मास ऑफ मून मल्टीप्लाइड बाय द मास ऑफ रॉक डिवाइडेड बाय दिस सेपरेशन, और यहाँ पे एक नेगेटिव साइन भी आएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे फाइंड करने के लिए। अब ये जो सेपरेशन है मून की सरफेस पे, ये सेपरेशन हमारे पास सिंपली मून के रेडियस के इक्वल हो जाएगी, क्योंकि मून को तो हमने एक पॉइंट मैच कंसिडर कर लिया उसके सेंटर पे। तो यानी कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मून के हमारे पास सरफेस पे आएगी वो आएगी माइनस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, मैस ऑफ मून की वैल्यू हमारे पास 7.35 इंटू 10⁻22 kg, और जो मैस ऑफ रॉक है वो भी हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है और वो इक्वल है 4.5 kg के, डिवाइडेड बाय दिस सेपरेशन जो कि रेडियस ऑफ मून की इक्वल है, और जो रेडियस ऑफ मून है वो मेरे पास है 1.74 इंटू 10⁻³ किलोमीटर, लेकिन मैं अपने आंसर को मीटर में लिखना चाहता हूँ। तो डिस्टेंस को किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे इसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो मेरे पास रेडियस आया वो मीटर्स में आया 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर के इक्वल, और इसी वैल्यू को मैं हमारी इक्वेशन में पुट करूंगा 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये जो मेरे पास आंसर आएगा ये मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी मून के सरफेस पे रॉक की, और वो इक्वल होगी -1.27 इंटू 10⁻7 जूल्स। यानी कि जो हमारे पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई है रॉक की इन्फिनिटी से लेके मून की सरफेस तक आने के लिए, उसका फॉर्मूला होता है फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में तो हमारे पास इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना बहुत आसान है, जो कि होगा 1.27 इंटू 10⁻7 माइनस जीरो। तो हमारे पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी -1.27 इंटू 10�7 जूल्स की इक्वल आ जाएगी। तो इंपॉर्टेंट बात यह कि अगर आपकी इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो ना होती, लेट्स से कोई और नंबर होता, तो फिर हमें उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। अब इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट ये कि अगर मेरा रॉक इन्फिनिटी पे स्टेशनरी था, यानी कि इन्फिनिटी पे मेरे रॉक की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो जीरो थी, तो मून की सरफेस पे उसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी होगी? तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने एक फॉर्मूला पहले भी बताया हुआ है कि ये जो वर्क डन होता है एक्सटर्नल फोर्सेस का
वो हमारे पास इक्वल होता है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस केस में हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं थी, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स मैंने पहले भी बताया कि एक इंटरनल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स कोई पुश नहीं कर रहे, कोई स्पेस में फ्रिक्शन नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स जो है वो इस केस में हमारे पास जीरो है, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग ही नहीं रही। तो यानी कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करके लिखूं तो वो ये कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास वो जीरो के इक्वल है, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी। अब बात ये कि अगर मेरे पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी -1.27 इंटू 10⁻7 जॉल्स की इक्वल है, तो ऑब्वियसली अगर ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है रॉक की, वो एनर्जी कहाँ गई? तो आंसर ये है कि जो हमारी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुई है वो कन्वर्ट हो गई है हमारी काइनेटिक एनर्जी में। जैसा कि इस एक्सप्रेशन में मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाऊं तो मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल आ जाएगी माइनस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। तो मेरे पास जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो है मेरे पास -1.27 इंटू 10⁻7 जॉल्स, यानी कि माइनस और माइनस का साइन आपस में मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव का साइन बना देगा, और मेरे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो मेरी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। यानी कि मेरे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो मेरे पास इक्वल है +1.27 इंटू 10⁻7 जॉल्स के। अब मेरे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियली जब मेरा रॉक इन्फिनिटी पे था तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो मेरे पास जीरो थी, तो सिंपली जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा वही मेरे पास फाइनल काइनेटिक एनर्जी की इक्वल हो जाएगा। तो मेरे पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो आ रही है 1.27 इंटू 10⁻7 जॉल्स, यानी कि 1/2 mv² मेरे पास इक्वल आ रहा है 1.27 इंटू 10⁻7 जॉल्स के। और ये जो मैथ है, क्योंकि मैं रॉक की काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर रहा हूँ तो इसमें मैथ भी मैं रॉक का पुट करूंगा। मेरे पास जो v² है वो मेरे पास इक्वल हो जाएगा 1.27 इंटू 10⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय द मास ऑफ रॉक। और अगर मैं दोनों साइड पे अब अंडर रूट लूँ तो मेरे पास जो वेलोसिटी होगी रॉक की एट मून सरफेस वो मेरे पास इक्वल हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 1.27 इंटू 10⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई मास ऑफ रॉक विच इज इक्वल टू 4.5 kg। मेरी वेलोसिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 2.38 इंटू 10⁻3 मीटर्स पर सेकेंड। और ये बहुत हाई स्पीड है। अगर मैं 10⁻3 हटा के लिखना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2380 मीटर्स पर सेकेंड। ये बताने के लिए कि ये वैल्यू कितनी हाई है मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जो आपके जेट्स होते हैं वो आपके पास ट्रैवल करते हैं ऑलमोस्ट 250 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड पे, यानी कि ये जो रॉक है जब ये मून की सरफेस पे हिट करेगा तो इसकी स्पीड जेट से भी 10 गुना ज्यादा होगी। यही वजह है कि जब हमारे पास स्पेस से रॉक्स गिरते हैं अर्थ के ऊपर जिनको हम मीटियोर्स कहते हैं, उनकी स्पीड इतनी हाई होती है कि जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर पे दाखिल होते हैं तो उनमें आग लग जाती है। उसकी वजह यही है कि आपने कंपैरिजन से देख लिया कि ये स्पीड कितनी आई है। और अभी ये स्पीड मजे की बात है, ये तो अभी हमने मून के लिए निकाली है और मून का मैस कंपैरेटिवली टू अर्थ बहुत थोड़ा है, क्योंकि अर्थ का जो मैस है वो मून से भी ज्यादा है। तो यही वेलोसिटी जो अर्थ पे आएगी वो 2380 से भी ज्यादा होगी। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट ये कि जब हमारे रॉक ने मून की सरफेस पे हिट किया तो रॉक की जो वेलोसिटी थी ना फाइनल वो जीरो हो गई, यानी कि वो टकरा के रुक गया। अब क्वेश्चन ये कि अगर हमने इसी रॉक को वापस मून से दूर भेजना है, यानी कि स्पेस की तरफ, कितना दूर भेजना है? इतना दूर कि ये जो हमारा रॉक है ये अगेन इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर चला जाए, तो हमें कितनी स्पीड से फेंकना पड़ेगा। अब पहली बात तो ये कि आपको स्पीड देनी क्यों पड़ेगी, उसकी वजह ये कि जब आपका रॉक इन्फिनिटी की जानिब बढ़ रहा होगा तो होगा क्या कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो होगी बिटवीन मून एंड रॉक वो इसको वापस खींच रही होगी, यानी कि हमें इनिशियल वेलोसिटी इतनी जरूर देनी है कि हमारा रॉक जो है वो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटी को ओवरकम कर सके। ओवरकम करके पूरे डिस्टेंस ओवरकम करता करता वो इन्फिनिटी पे जाके पहुंच जाए और इन्फिनिटी पे जाके मून की ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाएगी और हम कह सकेंगे कि हमारे रॉक ने मून की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप कर लिया है। ये जो हम स्पीड कैलकुलेट करते हैं रिक्वायर्ड टू एस्केप ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ मून, तो उस वेलोसिटी या उस स्पीड को हम कहते हैं एस्केप स्पीड। ये एस्केप स्पीड मून की भी हो सकती है, ये एस्केप स्पीड अर्थ की भी हो सकती है। किसी भी प्लैनेट या किसी भी कैलेस्ट्रियल बॉडी की अपनी अपनी एस्केप स्पीड होगी जो कि उस कैलेस्ट्रियल बॉडी के मास और उसके रेडियस पे डिपेंड करेगी।
तो अब क्वेश्चन ये कि हम ये रिक्वायर्ड स्पीड निकालें कैसे। तो बात ये कि इसमें भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का ही कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। इस क्वेश्चन में हमें पता है कि सरफेस पे जो हमारे रॉक की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास इक्वल है -1.27 इंटू 10⁻7 जॉल के। और हमें पता है कि जब हमारा रॉक इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो इक्वल हो जाएगी ज़ीरो के। और मून की सरफेस से लेके इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर तक ऑब्वियसली जब हमने एक दफ़ा रॉक को लॉन्च कर दिया मून से तो हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगेंगी। यानी कि इस केस में भी हमारे पास जो एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन होगा वो हमारे पास ज़ीरो होगा। यानी कि इस केस में भी मैं लिख सकता हूँ कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो मेरे पास इक्वल है ज़ीरो के। यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो मेरे पास इक्वल होगी माइनस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। अब बात यह कि जब हमारा रॉक इन्फिनिटी से मून की तरफ आ रहा था तब क्या हो रहा था, तब हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई थी। अब हमारा रॉक जो है मून की सरफेस से अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो अब सिंपली क्या होगा कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी में लॉस आएगा ना वही हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो मेरे पास सिंपली इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मुझे पता है कि मेरे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है यानी कि जो कि इन्फिनिटी पे है वो है तो है ज़ीरो के इक्वल, माइनस जो मेरे पास इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी वो मेरे पास थी -1.27 इंटू 10⁻7 जूल। क्योंकि इस केस में जो हम इनिशियल कंडीशंस कंसिडर करेंगे वो मून की सरफेस पे होंगी, वो मेरे पास इक्वल आ जाएगा माइनस। अब बात ये कि अगर मुझे एस्केप स्पीड निकालनी है जो कि कम से कम स्पीड होती है तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि यार बस इतनी हमने स्पीड थी कि फाइनल पे जाके ना मेरी काइनेटिक एनर्जी भी ना ज़ीरो होगी, तो ऐसे ही हम मिनिमम स्पीड निकाल सकेंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी एट इन्फिनिटी होगी इस केस में, क्योंकि हम मिनिमम स्पीड निकालना चाह रहे हैं। ऑब्वियसली हम एस्केप स्पीड से भी ज़्यादा तेज़ रॉक को फेंक सकते थे, तो उस केस में हमारे पास मून की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करने के बाद भी रॉक के पास कोई काइनेटिक एनर्जी बची होती। लेकिन क्योंकि हम मिनिमम स्पीड निकालना चाह रहे हैं तो हम बस सिर्फ इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कि फाइनल पे जाके काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाए। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारे पास ज़ीरो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि हमने उसको सरफेस पे देनी है। तो हम माइनस और माइनस का साइन मिलके प्लस बना देंगे और हम लिख सकेंगे कि 1.27 इंटू 10⁻7 जूल हमारे पास इक्वल है माइनस ज़ीरो को मैं हटा रहा हूँ माइनस काइनेटिक एनर्जी एज सरफेस। तो अगेन माइनस और माइनस का साइन दोबारा हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी जो कि हमें सरफेस पे रॉक को प्रोवाइड करनी है वो हमारे पास इक्वल होगी 1.27 इंटू 10⁻7 जूल के। अब हमें सिंपली दोबारा 1/2 मास ऑफ रॉक वेलोसिटी स्क्वायर को इक्वेट करना होगा 1.27 इंटू 10⁻7 जूल के, और जो इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास वेलोसिटी आएगी दैट विल अगेन बी इक्वल टू 2380 मीटर्स पर सेकेंड। यानी कि जब हमारा रॉक इन्फिनिटी से लेके मून की सरफेस पे आते आते जितनी उसकी स्पीड में इजाफा हुआ या जो उसकी स्पीड थी मून की सरफेस पे टकराने से पहले, हमें एग्जैक्टली उतनी ही स्पीड देनी पड़ेगी रॉक को मून की ग्रेविटेशनल फील्ड को एस्केप करने के लिए। और आपको आज के लेक्चर की लास्ट बात ये बता दूं कि जो हमारे पास स्पीड आई है ये एक्चुअली में रॉक के मैस पे डिपेंड नहीं करती। अगर हमारे पास कोई और ऑब्जेक्ट भी होता 4.5 kg की जगह लेट से 100 kg का रॉक होता, उसकी भी एस्केप स्पीड और अगर वो इन्फिनिटी से आ रहा है तो जो टकराने की स्पीड होती मून की सरफेस वो इक्वल ही आती। क्योंकि उसकी बात यह कि जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास इक्वल होती है -gm मैस ऑफ रॉक डिवाइडेड बाय आर, और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारे पास इक्वल होती है 1/2 mv²। और हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते कहीं ना कहीं हम 1/2 mv² को इक्वेट करते हैं gmm बाय देयर सेपरेशन, और मैस जो होता है ना रॉक का वो कट हो जाता है। तो ये जो हमारे पास एस्केप वेलोसिटी आई है इट इज़ नॉट स्पेसिफिक टू रॉक। अगर आप इसी क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें और आप रॉक का कोई भी मैस ले लें, लेट्स से 10 kg ले लें, तो जब आप अपनी कैलकुलेशंस वगैरह करेंगे तो आपके पास एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू इसी के इक्वल आएगी। अब मेरे सामने एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन मौजूद है जिसका फर्स्ट पार्ट ये कि बाय रेफरेंस टू द डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एक्सप्लेन व्हाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज अ नेगेटिव क्वांटिटी। तो किसी भी मैस से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर एट इन्फिनिटी हमें पता है कि हमारे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होता है दैट इज डिफाइंड टू बी ज़ीरो,
और अगर मेरे पास कोई मैस इन्फिनिटी पे पड़ा है, जब वो मैस इन्फिनिटी से कैपिटल एम मैस के करीब आएगा, लेट से यहां तक आएगा, तो क्योंकि मेरे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी की डायरेक्शन भी कैपिटल एम की तरफ है, तो कैपिटल एम की तरफ आते आते ये स्मॉल एम इस फोर्स की वजह से एक्सेलरेट करेगा। जब एक्सेलरेट करेगा तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, और वो काइनेटिक एनर्जी आ कहाँ से रही है, यानी कि वो जो वर्क डन है जिसकी वजह से इस टेस्ट मैच के हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, वो आ रही है हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से। और ऑब्वियसली अगर इन्फिनिटी पे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को जीरो डिफाइन किया हुआ है, तो किसी भी और पॉइंट पे जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो इन्फिनिटी से कम होगा, और इन्फिनिटी से यानी कि जीरो से कम होगा तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव होगा। तो इसी बात को हम वर्ड्स में कुछ इस तरह लिखेंगे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज डिफाइंड टू बी जीरो, और फिर बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स इज अट्रैक्टिव, work is done by gravitational force as an object moves from infinity to some other point। और हमें वैसे भी पता है कि जब भी हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। और क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सिंपली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास होते हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी डिक्रीज होता है। और अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमारे पास दो स्टार्स हैं और उनके दरमियान का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का हमें पैटर्न गिवन है। यही पैटर्न मैंने ड्रॉ करना ग्रेविटेशनल फोर्सेस के पार्ट 5 में भी सिखाया हुआ है। तो बेसिकली हमें स्टार ए और स्टार बी के दरमियान सेपरेशन गिवन है, जो कि है 1.4 इंटू 10 की पावर 12 मीटर। और ये जो हमारे पास x है, ये बेसिकली हमारे पास एक वेरिएबल है जो कि बताता है कि हम स्टार ए की सरफेस से कितना दूर हैं। यानी कि इस पॉइंट पे जो हमारे पास x की वैल्यू होगी ना, वो हमारे पास 1.4 इंटू 10 की पावर 12 मीटर की हो जाएगी। अब सिंपली स्टार ए और स्टार बी के दरमियान डिफरेंट एक्स की वैल्यूज पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यूज को बताया हुआ है, और यही इंफॉर्मेशन हमें इस ग्राफ की सूरत में गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारे पास x की वैल्यू 0.4 इंटू 10 की पावर 12 मीटर है, यानी कि स्टार ए से जो डिस्टेंस है वो 0.4 इंटू 10 की पावर 12 मीटर है, तो उस पॉइंट पे जो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -4.8 इंटू 10 की पावर 8 जाउल्स पर किलोग्राम। ऐसे हम इस ग्राफ को रीड कर सकते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये कि हमारे पास एक रॉक है जिसका मैस 180 kg है, और वो जो रॉक है वो इन दोनों स्टार्स के दरमियान जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पर ट्रेवल कर रहा है। तो क्वेश्चन ये कि जब हमारा रॉक x इक्वल टू 0.1 इंटू 10 की पावर 12 मीटर x की वैल्यू से x इक्वल टू 1.2 इंटू 10 की पावर 12 मीटर तक मूव करेगा, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। यानी कि क्वेश्चन ये कि हमारा रॉक इनिशियली इस पॉइंट पे था जब हमारे पास जो x की वैल्यू थी वो सिंपली 0.1 इंटू 10 की पावर 12 मीटर थी। अब ये हमारा रॉक आहिस्ता आहिस्ता इस पॉइंट से लेके अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बोथ स्टार्स वो हमारे पास आ गया है, जब हमारे पास x की वैल्यू जो है वो पहुंच चुकी है 1.2 इंटू 10 की पावर 12 मीटर तक। तो अब हमारे रॉक ने जो जर्नी ट्रेवल की है बिटवीन 0.1 इंटू 10 की पावर 12 मीटर टू 1.2 इंटू 10 की पावर 12 मीटर, इस जर्नी के दरमियान काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आएगा रॉक की या डिक्रीज आएगा, इसको सॉल्व करने के लिए हम ग्राफ की मदद लेने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि मेरे पास एक मैस है, ऑब्वियसली इस मैस से इनफाइनाइट डिस्टेंस दूर जो मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यू है एट इन्फिनिटी वो मेरे पास इक्वल है 0 के। तो अगर मेरे पास कोई पॉइंट है जिसको मैं ए लेबल कर रहा हूं और मैं कह रहा हूं मेरे पास ए पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यू वो -30 जाउल्स पर किलोग्राम है, मैं सपोज कर रहा हूं, तो इस बात का मतलब ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लेकर पॉइंट ए तक आने में उस ऑब्जेक्ट की जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आई है पर यूनिट मास, उसकी मेरे पास वैल्यू है -30 जाउल्स पर किलोग्राम। अब लेट्स से कि मेरे पास एक और पॉइंट है जिसको मैं बी लेबल कर रहा हूं और बी पे मेरे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो मेरे पास इक्वल है -60 जाउल्स पर किलोग्राम, जिसका मतलब ये कि किसी भी ऑब्जेक्ट की इन्फिनिटी से पॉइंट बी तक आने में जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास इक्वल है -60 जाउल्स पर किलोग्राम।
अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ए से बी तक आने में कितना चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आए, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो मेरे पास फाइनल है माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो कि मेरे पास इनिशियली था, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट बी माइनस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए हमें वैल्यू दे देगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की। मेरे पास इस केस में जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है वो इक्वल है -60 जाउल्स पर किलोग्राम माइनस 30 जाउल्स पर किलोग्राम के, यानी कि जो मेरे पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो इक्वल है -30 जाउल्स पर किलोग्राम के। और लेट्स से कि जो ऑब्जेक्ट मेरे पास ए से लेके बी की तरफ आया है उसका मास है वो 100 kg के इक्वल है। तो हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, यानी कि मेरे पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाएगा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। यानी कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए मुझे सिंपली उस ऑब्जेक्ट के मास को जिसको मैं लेकर आ रहा हूं मल्टीप्लाई कर देना है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करते हुए जो मेरा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आया था वो मेरे पास था -30 जाउल्स पर किलोग्राम की, यानी कि जब मैं 1 किलोग्राम मास को ए से बी तक लाता हूं तो मुझे जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिलती है वो -30 जाउल्स की मिलती है। लेकिन इस केस में क्योंकि मेरे ऑब्जेक्ट का मास 100 kg था, तो इस केस में जो मेरी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो मेरे पास इक्वल आ जाएगी उस ऑब्जेक्ट के मास को जिसको मैं ए से बी तक लेकर आया हूं जिसका मास 100 kg है मल्टीप्लाइड बाय -30 जाउल्स पर किलोग्राम के। अब पर किलोग्राम और किलोग्राम कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी वो मेरे पास इक्वल हो जाएगी -3000 जाउल्स के। सिंपली क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो इक्वल होती है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स के, और इस केस में क्योंकि हमारे पास कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स का जो वर्क डन है वो 0 के इक्वल है। यानी कि मैं लिख सकता हूं कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वो मेरे पास इक्वल है 0 के। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो मेरे पास सिंपली इक्वल हो जाएगी माइनस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, और क्योंकि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास -3000 है तो मेरे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो मेरे पास इक्वल है -3000 जाउल्स के, यानी कि +3000 जाउल्स के, यानी कि जो हमारा मास है उसकी ए से बी तक आने में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं कि जब मेरे पास इनिशियली x की वैल्यू 0.1 इंटू 10⁻12 मीटर थी, जिस पॉइंट को मैं a लेबल कर रहा हूं, तो उस पॉइंट पे मेरे पास जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ रहा था वो मेरे पास आ रहा था -10 इंटू 10⁸ जाउल्स पर किलोग्राम के। और फिर मेरा रॉक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव किया और पॉइंट बी पे जो मेरा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आ रहा था उसकी मेरे पास वैल्यू आ रही थी -14 इंटू 10⁸ जाउल्स पर किलोग्राम के, यानी कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने में जो मेरा चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल था, यानी कि फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट बी माइनस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए, मेरे पास जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा वो मेरे पास इक्वल आएगा -14 इंटू 10⁸ माइनस ऑफ -10 इंटू 10⁸, यानी कि -4 इंटू 10⁸ जाउल्स पर किलोग्राम के। तो x इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻12 मीटर से लेके x इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻12 मीटर तक आने में जो हमारे पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है वो इक्वल है -4 इंटू 10⁸ जाउल्स पर किलोग्राम के। तो हमारा रॉक जो मूव कर रहा है उसकी जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी वो सिंपली इक्वल हो जाएगी हमारे रॉक के मास के मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो हमारे पास मास की वैल्यू है 180 kg और हमारे पास जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो है -4 इंटू 10⁸ जाउल्स पर kg। तो हमारे पास जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही है वो इक्वल है -7.2 इंटू 10⁻10 जाउल्स के। अब क्वेश्चन में हमें चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकालनी थी बल्कि हमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रॉक निकालनी थी। तो मेरा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो तो ये कि जो मेरे पास ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है क्योंकि नेगेटिव है तो ये जा कर रही है, तो सिंपली ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी रॉक की उसी रॉक की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और इसी बात को हम लिख सकते हैं कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी
प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो हमारे पास इक्वल है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस। और इस केस में क्योंकि हमारे पास कोई फ्रिक्शन नहीं है, कोई ऐसी फोर्स नहीं है जो कि बाहर से लग रही है, तो एक्सटर्नल फोर्सेस का वर्क डन भी जीरो है। अब एक बात मैं क्लियर कर दूं कि जो आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होती है ना, ये एक इंटरनल फोर्स होती है, इसको हम एक्सटर्नल फोर्स में कंसीडर नहीं करते। तो हमारे पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होगी जीरो के इक्वल। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस ऑफ चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, यानी कि माइनस ऑफ -7.2 इंटू 10⁻10 जॉल्स के। तो हमारे पास माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी वो इक्वल आ जाएगी 7.2 इंटू 10⁻10 जॉल्स। और फाइनली स्टेट वेदर दिस चेंज इज एन इंक्रीज और अ डिक्रीज। तो हमारे पास चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के साथ लगा पॉजिटिव साइन, ये बताता है कि दिस चेंज इज एन इंक्रीज। हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हुई है। सेकंड पार्ट में हमें ये गिवन है कि x इक्वल टू 0.1 इंटू 10⁻12 मीटर, जिसको हमने ऊपर डायग्राम में a पॉइंट से लेबल किया हुआ है, वहां पे हमारे पास रॉक की जो स्पीड थी वो v थी। अब हमें फाइंड ये करना है कि x इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻12 मीटर तक पहुंचने के लिए हमें पॉइंट a पे मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए, यानी कि पॉइंट b तक पहुंचने के लिए जहां पे हमारे पास x की वैल्यू 1.2 इंटू 10⁻12 मीटर है, हमें इनिशियली a पे कितनी स्पीड का होना लाजमी है। हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में जो हमारी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो तो हमारे पास पॉजिटिव है। इसका मतलब तो ये नहीं होना चाहिए कि मेरे पास ए पे अगर काइनेटिक एनर्जी जीरो भी होती तो हमारा रॉक किसी ना किसी तरीके तक बी तक तो पहुंच ही जाता, क्योंकि बी तक जाने में उसकी स्पीड ने इंक्रीज ही होना है, डिक्रीज तो होना नहीं है। तो फिर इस क्वेश्चन को पूछने का मकसद क्या है? तो बेशक पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने में जो हमारे पास ओवरऑल चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है उसकी वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होने का मतलब ये है कि हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ओवरऑल ए से लेके बी तक मूव करने में वो हमारे पास पॉजिटिव है। लेकिन बात यह कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने में थ्रू आउट द जर्नी हमारे पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो था वो नेगेटिव नहीं था। इनिशियली जब मेरा रॉक पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव कर रहा था तो मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर इंक्रीज हो रही थी तो यकीनन इनिशियली पॉइंट ए से पॉइंट बी को अप्रोच करते हुए मेरे रॉक की काइनेटिक एनर्जी कम हो रही थी। और फिर एक स्पेसिफिक पॉइंट क्रॉस करने के बाद मेरा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो डिक्रीज होना शुरू हो गया, यानी कि चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होना शुरू हो गई, यानी कि दोबारा से काइनेटिक एनर्जी मेरा रॉक गेन करना शुरू हो गया। और फाइनली जब पॉइंट बी तक वो पहुंचा तो पूरे रास्ते में जितनी उसने काइनेटिक एनर्जी लूज की थी उससे ज्यादा उसने गेन कर ली थी, इसलिए ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी का जो चेंज था वो पॉजिटिव आया था। लेकिन बात ये कि लेट्स से कि ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है, और लेट्स से कि ये मेरा वो पॉइंट है जहां तक आने में जो था मेरी काइनेटिक एनर्जी जो थी वो नेगेटिव थी, यानी कि डिक्रीज हो रही थी। इस पॉइंट को मैं सी लेबल कर रहा हूं। तो अगर मेरे रॉक ने ए से बी तक पहुंचना है तो उसके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी तो होनी चाहिए कि वो सी तक पहुंच जाए मर मर के। चलो सी के बाद तो वो काइनेटिक एनर्जी गेन करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन भाई सी तक भी तो रॉक को पहुंचना है। अगर हमारा रॉक सी तक ही नहीं पहुंच पाएगा तो इसका मतलब है हमारा रॉक बी तक भी नहीं पहुंचेगा। बी तक पहुंचाने से पहले जरूरी है कि हम अपने रॉक को सी तक पहुंचाएं, और सी वो पॉइंट है जहां पे हमारा जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो मैक्सिमम है। इस केस में जो हमारे पास C की वैल्यू आ रही है जहां पे हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैक्सिमम है, या पॉइंट A से पॉइंट B तक आते आते जहां ग्रेविटेशनल पोटेंशियल मैक्सिमम हुआ है जिसको मैं C लेबल कर रहा हूं, वहां पे मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू थी -4.4 इंटू 10⁸ जूल्स पर किलोग्राम। यानी कि पॉइंट ए टू पॉइंट सी तक मूव करने में जो मेरे पास चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो मेरे पास इक्वल है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट सी, जो कि मेरे पास फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, माइनस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो कि हमारे पास ए पे था। तो इसकी मेरे पास वैल्यू आ रही है -4.4 इंटू 10⁸ माइनस ऑफ -10 इंटू 10⁸ जूल्स पर किलोग्राम, यानी कि पॉजिटिव 5.6 इंटू 10⁸ जूल्स पर किलोग्राम। तो इस केस में चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे 5.6 इंटू 10⁸ को रॉक के मास से मल्टीप्लाई कर देना है जो कि 140 kg है।
तो मेरे पास जो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो आ रही है 7.84 इंटू 10 की पावर 10 जाउल्स के। तो हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू होती है वो हमारे पास इक्वल होती है माइनस चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, यानी कि इस केस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है और वो है माइनस 7.84 इंटू 10 की पावर 10 जाउल्स। हमारे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो बात ये कि पॉइंट सी तक पहुंचने के बाद मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिक्रीज होना शुरू हो गया, यानी कि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ मर के पॉइंट सी तक पहुंचाना है और मैं मिनिमम रिक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी इनिशियल तभी निकाल सकता हूं कि जब मैं कह सकूं कि यार सी पॉइंट पे मेरा रॉक बस मर के पहुंचा, यानी कि सी पे पहुंचते ही स्पीड जीरो हो गई। और स्पीड जीरो हो गई तो यानी कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास सी पे है वो जीरो हो जाएगी अगर हमें मिनिमम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है वो मेरे पास इक्वल है माइनस 7.84 इंटू 10 की पावर 10 जाउल्स के। उसको इक्वल करना है जीरो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि माइनस 7.84 इंटू 10 की पावर 10 जाउल्स मेरे पास इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के। माइनस माइनस कट जाएगा और मेरे पास जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है जो रिक्वायर्ड है वो आ जाएगी 7.84 इंटू 10 की पावर 10 जाउल्स। और क्योंकि हमें मिनिमम काइनेटिक एनर्जी नहीं मिनिमम स्पीड निकालनी थी तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। इसको सिंपली हम इक्वेट कर देंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के, यानी कि 1/2 टाइम्स तो मैस ऑफ रॉक आया 140 v² इज इक्वल टू जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आई है वो है 7.84 इंटू 10 की पावर 10 जाउल्स, यानी कि मेरे पास v² की वैल्यू हो जाएगी 7.84 इंटू 10 की पावर 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 140। सिंपली v को फाइंड करने के लिए मैं दोनों साइडों पे अंडर रूट ले लूंगा, तो मेरे पास जो मिनिमम स्पीड आती है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल है 3.34 इंटू 10 की पावर 4 मीटर पर सेकेंड, यानी कि आपको इतनी स्पीड तो देनी ही पड़ेगी पॉइंट सी तक पहुंचाने की। अगर इससे भी कम देंगे ना तो वो सी पे पहुंचेगा ही नहीं, सी पर पहुंचेगा ही नहीं तो इसका मतलब है वो बी पे भी नहीं पहुंच पाएगा। अगर एक दफा अगर वो सी पे पहुंच गया, बेशक उसकी वेलोसिटी सी पे पहुंच के मेरे पास जीरो हो गई है, तो उसके बाद जो होगा ना टेंशन वाली बात नहीं है। उसके बाद क्योंकि मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ने कम ही होना है, यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ने कम ही होना है और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ने कम होना है तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव ही होगी, यानी कि दोबारा से मेरे रॉक की स्पीड बढ़ना स्टार्ट होगी और पॉइंट बी पे जब मेरा रॉक पहुंचेगा तो उसकी स्पीड पॉइंट ए से भी ज्यादा हो चुकी होगी, क्योंकि हमें पता है कि ओवरऑल जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ए से बी तक मूव करने में वो पॉजिटिव ही है। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ना हमारे पास एक और ट्रिक भी होती है कि जो मेरे पास ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास होती है ना, या जिसको मैं ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी कह सकता हूं, वो मेरे पास इक्वल होती है नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ग्राफ। तो पॉइंट ए से पॉइंट सी तक मूव करने में हमारे पास किसी भी पॉइंट पे जो ग्रेडियंट की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और अगर ग्रेडियंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि जो नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट है वो नेगेटिव है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो फोर्स है वो हमारे पास नेगेटिव डायरेक्शन में लग रही है, और हमारा मास क्योंकि राइट की तरफ मूव करना चाह रहा है और हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो मास जो है वो स्लो डाउन हो रहा है। लेकिन पॉइंट सी को मूव करने के बाद क्योंकि मेरे पास जो ग्रेडियंट की वैल्यूज हैं वो नेगेटिव हो गई हैं, तो अगर हमारे पास ग्रेडियंट नेगेटिव है तो ऑब्वियसली नेगेटिव ऑफ नेगेटिव ग्रेडियंट हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ पॉजिटिव हो जाएगी। तो यानी कि अब हमारा मास जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा ना उसी डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही होगी, और इस वजह से हमारा मास अगेन एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। सिमिलरली बिल्कुल जिस तरह मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के ग्रेडियंट का जो आपस में रिलेशन कायम किया, उसी तरह मैं ग्रेविटेशनल फोर्स को इक्वल कर सकता हूं नेगेटिव ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ। और ये वाली इक्वेशन बनाने के लिए मुझे सिंपली जो मैंने ऊपर इक्वेशन लिखी थी इसको दोनों साइड से मास से मल्टीप्लाई करना है, और क्योंकि मेरे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर मास होता है और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास होती है, दोनों साइडों पे मास से मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास यही रिलेशन आ जाता है।